नमस्कार। सीआरटी कक्षा 1 गणित पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस प्रशिक्षण के 10वें दिन आप सभी का मैं डॉक्टर नीतू और मेरी पूरी टीम राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रशिक्षण के आज 10वें दिन हम पुराने अपने प्रशिक्षण के क्रम को जारी रखते हुए आज समय की अवधारणा पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मैं अपने साथी प्रवक्ता डॉक्टर विपनेश सिंह बघेल जी को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज। थैंक यू मैडम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग समय पर चर्चा करेंगे। समय क्या है? टाइम इज फेमिलियर टू एवरीवन, येट इट इज हार्ड टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड। समय की अवधारणा का प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ है, ठीक इस पर बता पाना संभव नहीं है। सिर्फ इसकी एक कल्पना की जा सकती है। समय को लेकर मानव की अनुभूति उसके व्यक्तिगत जीवन और अनुभवों को लेकर है, जिसमें वह सूरज को उदय अस्त होते देखता है, जिसमें व्यक्ति की दिनचर्या सुबह के साथ आरंभ होती है। दैनिक नित्य क्रियाकलापों को खत्म कर काम पर जाना, भोजन करना, दूसरे दायित्वों को निपटाना, फिर काम होते ही घर लौटकर रात्रि विश्राम करना। इस तरह मनुष्य के दिमाग पर समय का जो प्रत्यय बनता है उसे हम भौतिक समय कहते हैं। अर्थात मनुष्य की संपूर्ण दिनचर्या भौतिक समय के साथ एक संवाद मात्र है। Physicists define time as the progression of events from the past to the present into the future. अर्थात दो घटनाओं का अंतराल, किन्हीं भी दो घटनाओं का अंतराल, चाहे वो पास्ट से प्रेजेंट का हो या प्रेजेंट से वर्तमान का हो, प्रेजेंट और वर्तमान एक ही बात है, प्रेजेंट से फ्यूचर का हो, यह सब समय ही है। दो घटनाओं का अंतराल समय की प्रतीतियों को जन्म देता है। दो घटनाओं के अंतराल को हम समय कह सकते हैं। समय एक उद्गामी अवधारणा है। Time is an emergent concept and it is primitive notion. An hour consists of a certain number of minutes, a days of hours and a year of days. समय मानव द्वारा रोजाना प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो मनुष्य के साथ साथ जानवरों और पौधों के जीवन में भी सहज रूप में देखने को मिलती है। प्रकृति में भी स्वयं अनेक उदाहरण, जैसे सूर्य का उगना, छिपना, ऋतुओं का होना, समय की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। मुर्गे का बांग देना या कुत्ते का भौंकना, फूलों का खिलना, पेड़ों का पत्तों को गिराना व फलों को गिराना आदि क्रियाएं समय की अवधारणा को समझने में मुख्य घटक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। बच्चों को समय से परिचित कराने का एक माध्यम प्रतिदिन की दिनचर्या में समय के व्यवहारिक उपयोग की जानकारी प्रदान करना भी हो सकता है। जैसे बच्चों का सुबह उठने के बाद सो जाना, दांतों की सफाई करना, नहाना, नाश्ता करना, भोजन करना, स्कूल जाना, लंच खाना, विद्यालय से वापस आना, आराम करना, गृह कार्य करना, खेलना और अन्य बहुत सारे क्रियाकलाप बच्चों को व्यवहारिक रूप से समय की अवधारणा से परिचित कराते हैं। हम कह सकते हैं कि समय एक अमूर्त अवधारणा है, जिसमें एक ऐसी चीज का मापन करना है
जिसे देखकर या छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। फलतः समय की अवधारणा को सीखना और सिखाना दोनों ही अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। समय की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ऐसी गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनकी सहायता से बच्चे पहले, बाद में या किसी कार्य को पूरा करने में लगे हुए कम समय या अधिक समय की समझ को विकसित किया जा सके। प्राथमिक लेवल पर अच्छाई के लिए हमें केवल समय की अवधारणा से परिचित कराना है। इसके लिए कक्षा 1 के छात्रों के लिए हमारे उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। समय से संबंधित शब्दावली, सुबह, दोपहर, रात, आज, कल, कम समय, अधिक समय को समझना एवं उनका दिनचर्या में प्रयोग करना सीख सकें। अपने विद्यालय की दिनचर्या के क्रियाकलाप का क्रम निर्धारण कर सकें, उन्हें सीख सकें। दिन में घटित होने वाले क्रियाकलापों के संबंध में बात या पहले जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकें। किसी भी घटना के घटित होने को बीते हुए कल, आने वाले कल से जोड़कर उनको क्रमबद्ध कर सकें, उनके क्रम को निर्धारित कर सकें। बच्चों के मध्य समय की गणितीय या मानक अवधारणा का समावेशन करना भी हमारा उद्देश्य होगा। शुरुआत में बच्चों को समय के छोटे छोटे अंतराल के बीतने को देखने, सुनने या महसूस करने और समझने दें। इसके लिए बच्चों को समय आधारित कुछ ऐसी गतिविधियां से परिचित करवाएं जिससे बच्चे समय की शब्दावली से परिचित हो सकें और बच्चे उन्हें कक्षा के दौरान मनोरंजक तरीके से सीख सकें। कक्षा में जब भी कक्षा 1 का विद्यार्थी बच्चा विद्यालय आता है तो वह जो भी क्रियाकलाप हमने अभी बताए उन सब के बारे में वह सामान्य जानकारी रखता है कि कब उठना है, कब विद्यालय जाना है, कब खाना है, ये सब जानता है। और कक्षा में पढ़ाने से पहले हमें यानी शिक्षक को कुछ तैयारी करके आना होता है, जिसके लिए कक्षा को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए, बच्चों को मनोरंजक पूर्ण शिक्षा देने के लिए हमें कुछ सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिसे हम TLM भी कहते हैं। TLM is commonly used word in the field of education. It is supportive material for teaching used in the class. It may be games, flashcards, animated things of classrooms and also students as well as teacher. यानी कि छात्र भी एक TLM के रूप में हो सकते हैं और स्वयं शिक्षक भी एक TLM हो सकता है। और इस पाठ के संदर्भ में कहें तो सहायक सामग्री के रूप में छात्रों के सुबह उठने से लेकर सोने तक के विभिन्न कार्यों के चित्र भी इस पाठ के संदर्भ में आपकी सहायक सामग्रियां हो सकती हैं। तो आइए अब हम सभी गतिविधि पर चर्चा करते हैं, गतिविधियां प्रारंभ करते हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को आसानी से सुगमता पूर्वक उन्हें समय की अवधारणा से परिचित करा सकें। तो सबसे पहली गतिविधि पर आते हैं। तो इसमें आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक शिक्षिका बहन बोर्ड पर हैं और छात्र अलग अलग अभिनय की मुद्रा में हैं। इसके लिए कक्षा कक्ष के छात्रों से अभिनय की अवस्थाओं में बैठाकर या खड़ा कर समय की अवधारणा को हम समझा सकते हैं।
इसके लिए एक छात्र को आप बैग लेकर कक्षा के अंदर आते हुए खड़ा कर सकते हैं या बाहर जाते हुए खड़ा कर सकते हैं। किसी छात्र को किताब खोलकर पढ़ते हुए दिखा सकते हैं और किसी छात्र को अभिनय के द्वारा उसमें ये प्रदर्शित करा सकते हैं कि वो खाना खा रहा है और किसी छात्र को क्लास में लेटा सकते हैं। क्या होगा, बच्चों को ये क्रियाकलाप करने में बड़ा ही आनंद आएगा और आप इसके द्वारा ये आप बता सकते हैं उन्हें कि ये किस समय का कार्य है, ये किस समय का कार्य है। उन्हें उनके क्रम के अनुसार, छात्रों को समय के अनुसार उनके क्रम को पहचानने के लिए कह सकते हैं कि सबसे पहले ये काम किया जाता है, उसके बाद ये करते हैं, उसके बाद ये कार्य करते हैं। और ये छात्र हो सकता है कहीं न बता पाए कोई छात्र, तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं। आप पाठ्य पुस्तक पर चर्चा करते हैं हमारी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में। पूरी दिनचर्या को वर्णित किया गया है, जैसा कि आप स्लाइड में देख भी रहे हैं। सुबह सुबह पहला चित्र जो है वो सुबह सुबह स्कूल के लिए उठना है, उठने से संबंधित है। उसके बाद वो नाश्ता करता है, विद्यार्थी या कोई भी बालक जो विद्यालय जाता है सुबह सुबह नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। फिर दोपहर में भोजन को प्रदर्शित करता हुआ चित्र है, खेलता हुआ एक चित्र है, पढ़ाई करते हुए, अध्ययन करते हुए और शाम को सोने का एक चित्र है। हम उन्हें यह बता सकते हैं कि ये कार्य कब किया जाता है, यानी उन्हें समय की अवधारणा से परिचित करा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि समय को देखना या ये कब बताएंगे, तो समय देखना हमारे कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक में नहीं है। हम उन्हें इन्हीं गतिविधियों के माध्यम से, इन्हीं क्रियाकलापों के माध्यम से उन्हें समय की अवधारणा से परिचित कराएंगे। अब उनसे अभ्यास भी कराया जा सकता है, जैसे प्रातः के क्रियाकलाप पर निशान लगाइए। बहुत सारे चित्र दे दिए, अब उनसे पूछा गया कि प्रातः के काल का क्रियाकलाप कौन सा होगा हमारा, उस पर चित्र निशान लगाइएगा। तो आप देख रहे होंगे इसमें विभिन्न चित्र दिए हुए हैं। इनमें से प्रातः काल के क्रियाकलाप पर निशान लगाने को कह सकते हैं बच्चे से। ऐसे ही सायंकाल के क्रियाकलाप का निशान लगाने को कह सकते हैं और विद्यालय जाते हुए चित्र पूछ सकते हैं कि विद्यालय जाते समय का कौन सा चित्र है या खेलते समय कौन सा चित्र है, सोने का कौन सा चित्र है। इस तरह से उनसे पूछ सकते हैं। क्रियाकलापों के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध करना, यानी कि जो भी क्रियाकलाप दिन में होते हैं उन्हें उनके क्रम के अनुसार निर्धारित करना। जैसे इसमें आप बहुत सारे चित्र देख रहे हैं, तो आप इनमें से कौन से क्रम में कौन सा चित्र आएगा, यह हम छात्रों से पूछ सकते हैं कि हम उनका क्रम निर्धारण समय के अनुसार उनका क्रम निर्धारण कैसे करेंगे। तो छात्र जब इसका क्रम निर्धारण करें तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके निर्धारण को जांचे और देखता रहे, साथ ही साथ उन्हें बताता रहे कि किसके बाद कौन सा चित्र आएगा। इस बात पर शिक्षक ध्यान दें। अब एक अन्य गतिविधि है चित्रों की सहायता से या चित्रों को पहचानना सीखना। इसमें देख रहे हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक या शिक्षिका बहन बहुत सारे क्रियाकलापों के चित्रों को एक डिब्बे में रखेंगे। डिब्बे में रख दें। डिब्बे में रखने के बाद किसी भी छात्र को बुलाएं और उनसे कहें कि इनमें से कोई सा 2 चित्र
कोई से 2 चित्र निकालिएगा। 2 चित्र निकालेगा, बच्चा बड़ी उत्सुकता के साथ आएगा और उनमें से 2 चित्र निकालेगा। निकालने के बाद आपका कार्य होगा किसी दूसरे बच्चे से उन चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि वह किस समय को प्रदर्शित करने वाला चित्र है, वह कौन से समय का चित्र है। जो चित्र निकालेगा और उसके समय को बताएगा कि ये सुबह का है या शाम का है या दोपहर के क्रियाकलाप को प्रदर्शित कर रहा है या पढ़ते समय है। इस तरह से बच्चों को हम समय के बारे में बता सकते हैं, समय की अवधारणा से परिचित करा सकते हैं और बच्चा चित्रों को देखकर यह बता पाने में समर्थ हो सकेगा कि यह किस समय का चित्र है। इस प्रक्रिया को अपनाना छात्रों के बौद्धिक विकास में सहायक होगा। वो दिमाग पर दबाव डालेंगे और यह सोचने को मजबूर होंगे या वो उसे याद कर सकेंगे, बता सकेंगे कि यह चित्र सुबह का है या दोपहर का है। अब एक अन्य गतिविधि है समय की रेलगाड़ी। समय की रेलगाड़ी में आप देख रहे हैं चित्र में प्रदर्शित हो रहा है कि इंजन और डिब्बे। इंजन पर एक छात्र पढ़ता हुआ प्रदर्शित हो रहा है और उससे पीछे विद्यालय जाते हुए, नहाते हुए और ब्रश कर रहा है। तो इस तरह की रेलगाड़ी जैसी गतिविधियां अगर पोस्टर आप छात्रों को दिखाएंगे तो छात्र चूंकि कार्टून देखने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए वह इन्हें देखकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। आप देखिएगा, अब उनसे पूछ सकते हैं। हालांकि यहाँ क्रम का निर्धारण किया गया है कि सबसे पहले बच्चा सुबह ब्रश करेगा, ब्रश करने के बाद नहाएगा, नहाने के बाद विद्यालय जाने का क्रियाकलाप चित्र है, उसके बाद विद्यालय में पढ़ने का चित्र है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इनमें से पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, और बच्चा यह बता सकता है कि सुबह के लिए इसमें कौन सा डिब्बा सुबह की घटना को इंगित करने वाला कौन सा डिब्बा है और शाम की दोपहर या विद्यालय की घटना को पहले और बाद के बारे में ये बता सकेगा। घटनाओं में के संबंध में शिक्षक पहले या बाद जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल यदि करेंगे तो बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कौन सी घटना पहले की है, कौन सी घटना बाद की है। इसी तरह से प्रार्थना के बाद या प्रार्थना के समय भी उनसे बात करके कह सकते हैं कि प्रार्थना के बाद हम लोग कहानी सुनेंगे या कविता सुनेंगे या खाना खाने के बाद खेल खेलेंगे या विद्यालय आने से पहले हम सुबह नाश्ता करके आएंगे। यानी कि इससे बाद या पहले, समय के बिंदु बाद या पहले की अवधारणा को वह सीख सकेंगे। इसी तरह से एक अन्य गतिविधि भी है जिसमें हम बच्चों को समाचार सुना सकते हैं। समाचार सुनाने की गतिविधि कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षक कहानियां सुनाने या पीछे की यानी कि पास्ट की जानकारियों को साझा कर कम समय के संबंध में बीते हुए कल, आज और आने वाले कल से परिचित करा सकते हैं। जैसे कल हमने बैट बॉल खेला था और आज हम लूडो खेलेंगे। कल हमने एक कहानी भी सुनी थी, क्या वह आपको पसंद आई थी? इस तरह से हम उनसे पूछ सकते हैं, कल हमने जो कहानी सुनी थी या जो कविता सुनी थी, क्या वो आपको पसंद आई? और आज हम लूडो खेलेंगे, क्या वह आपको पसंद आएगा? इस तरह से हम उन्हें कल, बीते हुए कल या आज के बारे में बता सकते हैं। ऐसे ही हम उनसे और भी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं उन्हें
कि आने वाले कल को हम एक नया खेल खेलेंगे। इस तरह से बच्चे जो हैं वो बीते हुए कल, वर्तमान यानी कि आज और आने वाले कल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे ही एक अन्य गतिविधि और है जिसमें दो छात्र आपको पैदल विद्यालय जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक छात्र साइकिल के द्वारा विद्यालय जा रहा है। आप कह सकते हैं कि विद्यालय से आ भी रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पैदल स्कूल जाते हुए और साइकिल स्कूल से जाते हुए चित्र दिखाकर छात्रों से यह जानने का प्रयास कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा छात्र कम समय में या अधिक समय में विद्यालय पहुंचेगा, कौन सा छात्र कम समय में या अधिक समय में विद्यालय पहुंचेगा या विद्यालय से घर पहुंचेगा। छात्र उत्साहित होकर कम या अधिक समय में विद्यालय पहुंचने वाले या आने वाले छात्र की पहचान को प्रदर्शित करने वाले चित्र को बताने का प्रयास करेंगे। छात्र बताएगा कि सर साइकिल से पहले विद्यालय पहुंचेंगे और पैदल देर में विद्यालय पहुंचेंगे। तो इससे क्या होगा कि कम या अधिक समय लगने की, किसी भी कार्य में कम या अधिक समय के लगने की अवधारणा का विकास होगा। इससे बता सकते हैं बच्चे कि यहाँ कम समय लगेगा और यहाँ अधिक समय लगेगा। इस प्रक्रिया को अलग अलग छात्रों से बारंबार दोहरा सकते हैं और बच्चों से बार बार पूछें कि कौन से ही कार्य में कम समय लगेगा या अधिक समय लगेगा। इस गतिविधि के प्रयोग से छात्र कम समय या अधिक समय की अवधारणा को समझने में सक्षम होंगे। ऐसे ही एक अन्य स्लाइड आपको प्रदर्शित हो रही है जिसमें बाल्टी में पानी भरा जा रहा है और एक बाल्टी छोटी है और नल के द्वारा पानी भरा जा रहा है। ऐसे ही दूसरी बाल्टी, दूसरा डिब्बा बड़ा है। अब आप छात्रों से यह पूछ सकते हैं या निशान लगाने को कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा कम समय में भरेगा या कौन सा अधिक समय में भरेगा। तो छात्र मानतः बताएगा। हो सकता है कुछ छात्र जल्दी में गलत भी बता जाएं, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि बच्चों को, छात्रों को सही बताने का प्रयास करें, जिससे कि बच्चों के मस्तिष्क में वह ठीक से बैठ सके और बच्चे उसे जीवन पर्यंत उस शिक्षा का, उस जानकारी का लाभ ले सकें। ऐसे ही एक अन्य गतिविधि ग्रामीण बच्चों के परिदृश्य से, ज्यादातर बच्चों ने, सभी ने देखा होगा कि खेतों में जुताई जो होती है उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। इनमें से एक पुराना तरीका है बैलों के माध्यम से, हल के माध्यम से किसान खेत जोतता है, खेत की जुताई करता है। और एक दूसरा तरीका है ट्रैक्टर के माध्यम, यानी कि ट्रैक्टर से भी खेत की जुताई होती है और हल के द्वारा, बैलों के द्वारा भी जुताई होती है। इसमें भी आप छात्रों से पूछ सकते हैं कि बताओ बेटा, किसमें खेत जल्दी जोता जा सकेगा, किसके द्वारा खेत जल्दी जोता जा सकेगा, बैलों के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा। तो छात्र बता देगा, बताने का प्रयास करेगा। हो सकता है एक या दो छात्र ठीक से न बता पाए, तो आप उन्हें प्रयास कर सकते हैं कि उन्हें बता सकते हैं कि ट्रैक्टर के द्वारा खेत की जुताई जल्दी हो जाएगी, यानी कि कम समय में हो जाएगी, और बैलों के द्वारा खेत की जुताई में अधिक समय लगेगा। इस तरह से बच्चों में कम या अधिक समय की अवधारणा का हम विकास कर सकते हैं। अब अगली गतिविधि है जिसमें बच्चों से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों की
एक्टिंग करने को कह सकते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के आप चित्र भी बच्चों को दिखा सकते हैं कि चित्र दिखाकर उनसे एक्टिविटी करवाएं, उनसे अभिनय करवाएं, चित्र दिखाकर अभिनय करवाएं। तो इसमें देख रहे हैं आप कि एक सोते हुए उठने का चित्र है, एक ब्रश कर रहा है, एक नहा रहा है, विद्यालय जा रहा है, पढ़ रहा है, खाना खा रहा है और खेल खेल रहा है। तो उनसे पूछ सकते हैं कि कौन से कार्य के बाद कौन सा कार्य किया जाता है। बच्चों को एक्टिंग में बहुत ही आनंद आता है, वो एक्टिंग भी करेंगे। आप उन्हें कह दीजिएगा कि बेटा इस तरह से कार्य करके दिखाओ कि आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिएगा पढ़ रहे हैं, तो कैसे दिखाएंगे कि आप पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए बच्चा किताब खोल के बैठ जाएगा कि सर इस तरह से बैठ के पढ़ने की एक्टिंग हम कर सकते हैं, कुछ लेट के पढ़ने की भी एक्टिंग कर सकते हैं, है ना। सभी का अपने अपना दिमाग है, सोचने का अपना अपना तरीका है। और उनसे आप पूछ सकते हैं कि कब स्कूल जाना है, कब स्कूल आना है, कब विद्यालय में खेलना है ना, और कब विद्यालय में खाना खाना है, कब कौन सी क्लास चलेगी। इस तरह से बच्चों से उनसे समय की अवधारणा, बच्चों के अंदर समय की अवधारणा का विकास कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं। ऐसे ही एक अन्य गतिविधि है बातचीत गतिविधि, जिसमें बच्चों को हम समय के संबंध में बोध करा सकते हैं। छात्रों को एक जगह एकत्र करके विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों के समय और उनको पूरा करने में लगे समय के बारे में बातचीत कर छात्रों को मानक समय के संबंध में बोध कराने के लिए छात्रों से कुछ इस प्रकार से बातचीत कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि विद्यालय के लिए हम सुबह 7:30 पर चलते हैं, 7:30 पर चलते हैं। विद्यालय आकर हम 7:50 पर हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना पूर्ण होने के बाद 8 बजे से कक्षाओं में पढ़ाई प्रारंभ होती है। प्रार्थना पूरी होने में लगा समय लगभग 10 मिनट है। खाने की छुट्टी 10:30 पर होती है। इस तरह से हम बच्चों के मध्य समय के बारे में बातचीत कर सकते हैं। शिक्षक बातचीत में लगातार बार बार समय व समय बीतने का उल्लेख कर समय की मानक अवधारणा से परिचित करा सकते हैं। इसी तरह से एक अन्य गतिविधि है प्रदर्शनी घड़ी का चित्र। इसके लिए क्या करें, आप कक्षा में एक बोर्ड पर घड़ी बना दें और उसमें घंटे व मिनट की सुइयां बनाएं। छोटी सुई, सेकंड वाली सुई न बनाएं जिससे कि उन्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो। आप केवल 2 सुइयां बना सकते हैं, घंटे और मिनट की, और बच्चों को घंटे और मिनट की सुइयों से परिचित कराएं। उन्हें बताएं कि बेटा ये सुई घंटे की सुई है, ये सुई मिनट की सुई है। हमें समय देखना नहीं बताना है, हमें समय देखने के लिए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें बताना है। अभी इस स्तर पर केवल हमें समय देखने के लिए जिनकी भी आवश्यकता होती है उनसे परिचित कराना है। आप उन्हें मिनट और घंटे की सुई से परिचित कराएं और प्रारंभिक स्तर पर घंटे की सुई को घुमाकर और मिनट की सुई को 12 पर फिक्स कर समय की मानक अवधारणा से परिचित कराएं। यानी कि पहले आपने मिनट की सुई को 12 पर कर लिया और घंटे की सुई को 3 पर कर लिया, तो आप बताएं उन्हें कि बेटा यहाँ 3 बजता है। ऐसे ही घंटे की सुई को आप अलग अलग संख्याओं पर, अलग अलग स्थानों पर घुमाकर उन्हें उससे परिचित कराएं, समय के बारे में परिचित कराएं। ऐसे ही एक अन्य गतिविधि है जिसमें बच्चों को ही घड़ी बनाना है। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि घड़ी के अनुसार, जैसे घड़ी डायल होता है, घड़ी का डायल होता है
घड़ी का डायल होता है, तो वैसे ही ये गोल चक्कर में बच्चों को बिठा लें, बच्चों को गोल चक्कर में बिठा लें और बिठाने के बाद उनके हाथों में अंक वाले फ्लैश कार्ड दे दें और बीच में केंद्र बिंदु को दर्शाने के लिए एक छात्र को बीच में बैठा दें और बैठाने के बाद एक छात्र को जिस छात्र की लंबाई थोड़ी ठीक हो, क्योंकि आप जानते हैं घड़ी की मिनट वाली सुई बड़ी होती है और घंटे वाली सुई छोटी होती है, तो एक बड़े छात्र को केंद्र बिंदु से किसी भी अंक की तरफ लेटा सकते हैं और छोटे छात्र को किसी दूसरे स्थान पर लेटा सकते हैं और छात्रों को बता सकते हैं कि घड़ी इस प्रकार से होती है, इसमें छोटी वाली सुई होती है वो घंटे को दर्शाती है और बड़ी वाली सुई मिनट को दर्शाती है। इस तरह से छात्रों में समय की अवधारणा से आप छात्रों को परिचित करा सकते हैं और बच्चे बिल्कुल ही इस गतिविधि में बहुत ही आनंद के साथ समय की अवधारणा को सीखेंगे। ऐसे ही एक अन्य गतिविधि है कैलेंडर गतिविधि। इसमें हम केवल कैलेंडर को दिखाकर ये बताएंगे कि, क्योंकि ज्यादा जानकारी नहीं देनी है इस स्तर पर केवल हम उन्हें यह बताएंगे कि आज ये तारीख है, कल ये थी या कल ये होगी, केवल इतना परिचय कराएंगे कि कल ये आज कौन सा दिन है। बच्चों से पूछ सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं आज कौन सा दिन है, तो बच्चा बता देगा, ठीक है ना, आज ये दिन है। नहीं बता पाता है तो आप बताएंगे। उसके बाद कल कौन सा दिन था ये पूछ सकते हैं, तो वह भी बच्चा बताएगा। नहीं बता सकता है तो आप बता देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, कल, आज और आने वाले कल की अवधारणा का विकास आप कर सकते हैं बच्चों के अंदर। ऐसे ही बच्चे को, चूंकि 6 वर्ष का बच्चा आपकी कक्षा 1 में आता है, तो आजकल बच्चों के जन्मदिन मनाने का भी प्रचलन बहुत है। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप कि बच्चों से कह सकते हैं कि आप अलग अलग प्रत्येक बर्थडे की अलग अलग चित्र लेके आइएगा, या आप लेके जाइएगा, किसी भी बच्चे के बर्थडे के चित्र लेके जा सकते हैं कि ये प्रथम वर्ष के बर्थडे का चित्र है, ये द्वितीय वर्ष का है, ये तृतीय वर्ष का है। ऐसे ही अलग अलग चित्र लेके जा सकते हैं और बच्चों को दिखा के उन्हें इस अवधारणा का विकास करा सकते हैं कि ये प्रथम वर्ष का है, इसमें आप इतने छोटे थे, यानी कि क्या हुआ, वहां समय का विकास हो रहा है, समय के बढ़ते हुए क्रम में आपका विकास हो रहा है ना। तो आप वहां बता सकते हैं बच्चे को कि समय की तस्वीरें देखकर बच्चा वह सीख सकता है, अलग अलग तस्वीरें देखकर बच्चा यह सीख पाएगा कि ये छोटे का है, ये अधिक समय के बाद है, ये उसके बाद है। इससे बच्चों के अंदर समय की अवधारणा का विकास होगा। और कक्षा शिक्षण के बाद हमारा जो प्रत्याशित परिणाम होगा, यानी बच्चे क्या सीख पाए होंगे क्लास के दौरान, है तो उसमें क्या है कि छात्र समय से जुड़ी हुई सामान्य शब्दावली को समझने में सक्षम हुए हैं। जो भी शब्दावली है कम समय की या अधिक समय की, किसी भी कार्य को लगे हुए कम समय या अधिक समय की शब्दावली को वो समझ पाए हैं। विद्यालय में होने वाले क्रियाकलापों के क्रम को बताने में समर्थ हुए हैं। विभिन्न घटनाओं के लिए बाद या पहले जैसे शब्दों का प्रयोग करना जान गए हैं। अधिगम प्रक्रिया के बाद छात्र किसी भी कार्य के दिन को बीते हुए कल या आने वाले कल से जुड़ाव करना सीख लेते हैं। क्वेरी आ रही है कि कैलेंडर एक्टिविटी को रिपीट करना है, तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैलेंडर एक्टिविटी, आप कैलेंडर को दिखाकर बच्चे को ये पूछ सकते हैं कि आज कौन सा दिन है और दिन के अनुसार कौन सी तिथि है। ये आप कैलेंडर को दिखाकर बच्चों से पूछ सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। ऐसे ही वहां ये पूछ सकते हैं कि कल कौन सा दिन था या कौन सी तारीख थी, या आने वाले दिन में
कौन सी तारीख होगी। इस तरह से हम कैलेंडर का प्रयोग समय को बताने में कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण अमूर्त अवधारणा समय को सीखने के चुनौतीपूर्ण कार्य को गतिविधियों के माध्यम से सुगम बनाने का यहाँ प्रयास किया गया है। कक्षा शिक्षण के बाद छात्र समय की अवधारणा का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने में समर्थ हो सकेंगे। वह इस बात का भी पता करने में समर्थ होंगे कि समय के अनुसार कौन सा कार्य कब होता है। प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं में समय की अवधारणा को समझने में सक्षम होंगे तथा छात्रों का बौद्धिक मानसिक विकास भी होगा। धन्यवाद।